नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। तैयारी 360 आईएएस की लीगल अवेयरनेस सीरीज जिसका नाम है कानून और हम में आपका स्वागत है। आज की अपनी सीरीज में हम जानेंगे भारत में फायर आर्म्स, उसमें खास करके गन लाइसेंस को हासिल करने का तरीका क्या है। हम सब जानते हैं कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फायर आर्म्स को हासिल करने का क्रेज काफी ज्यादा है। खास करके अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि अमेरिका की बात करें, वहां पे कानूनों में बहुत ज्यादा ढील दी गई है। आप मॉल जाते हैं तो मॉल से आप गन लेकर आ सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा करना संभव नहीं है। भारत में कानून जुड़े हुए जो है फायर आर्म्स से वो काफी ज्यादा सख्त हैं। इसमें अगर आप बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स कैरी करते हैं तो आपको मिनिमम 7 इयर्स एंड मैक्सिमम लाइफ टर्म तक की पनिशमेंट मिल सकती है। ऐसे में हम जानेंगे कि किस तरीके से भारत में फायर आर्म्स को हासिल किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़े दोस्तों से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने तैयारी 360 के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली बेसिस पे इस तरह की काफी सारी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। बात करते हैं, देखिए भारत में जो कानून इस पूरे मुद्दे से डील करता है वो है आर्म्स एक्ट ऑफ 1959 एंड उसी के तहत जो रूल्स हैं आर्म्स रूल्स ऑफ 2016, ये आर्म्स से जुड़े हुए मुद्दों से डील करते हैं। कैसे कैसे मुद्दे, चाहे आपको फायर आर्म परचेज करना हो, स्टोर करना हो, मैन्युफैक्चर करना हो, मॉडिफाई करना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो, सभी तरह के जो फायर आर्म से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो इन्हीं दोनों प्रोविजंस के तहत हमें कवर होते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए भारत में जो फायर आर्म्स हैं, जो हथियार हैं, इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहले होते हैं प्रोहिबिटेड बोर्स, जिसमें ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक फायर आर्म्स आ जाते हैं। ये वो बोर्स होते हैं या ये वो कैटेगरी ऑफ फायर आर्म्स हैं जिन्हें आम नागरिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर सकते। ये हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हो, हमारी सेनाएं हो, हमारी पुलिस फोर्सेस हो, उन पे ये फायर आर्म्स अलाउड रहते हैं। दूसरे नॉन प्रोहिबिटेड बोर्स होते हैं जो कि आम जनता कैरी कर सकती है। नाउ कौन भारत में लाइसेंस हासिल कर सकता है, तो इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हमें फुलफिल करनी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको इंडियन नेशनल होना होगा। दूसरा, आपकी जो मिनिमम एज है दैट शुड बी 21 ईयर्स ऑफ एज। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन जरूर हमें देखने को मिलती है। अगर आप टारगेट स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स शूटिंग में हिस्सा लेते हैं, तो उसके तहत जूनियर टारगेट शूटर को यहाँ पर एज लिमिट में थोड़ी सी यहाँ पर लेट्स से देखने को मिलता है कि वो छूट मिली हुई है। 16 इयर्स की यहाँ पे मिनिमम एज उनके लिए रखी गई है। तीसरा है साउंडनेस ऑफ माइंड। अब देखिए साउंडनेस ऑफ माइंड को प्रूव करने के लिए प्रॉपर कमेटी बिठाई जाती है, वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती है। एंड आखिरी है कि आपके पास एक जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए टू एक्वायर द गन इन इंडिया। अब बात करते हैं कि किन ग्राउंड्स के बेसिस पे या कौन सी ऐसी रीजंस है जो कि जस्टिफाइड रीजन है जिसके बेसिस पे आपको फायर आर्म मिल जाता है, अलाउ किया जाता है। इसमें सबसे पहला एंड जो सबसे ऑब्वियस रीजन है दैट इज सेल्फ डिफेंस। अगर आपका एक हाई सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन है और अगर आप एक वेल्दी पर्सन हैं, अगर आप एक ऐसी कैटेगरी में आने वाले पर्सन हैं जिसको धमकियां निरंतर मिलती रहती हैं, तो आपको ये ग्राउंड पे फायर आर्म अलाउ किया जा सकता है। सेकंड क्या है, जनरल सिक्योरिटी। अब देखिए हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर और कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। सो ऐसे में जो वहां के सिक्योरिटी मैन होते हैं, चाहे वो गनमैन हो, उन सबको यहाँ पर फायर आर्म दे दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे वीआईपी पर्सन रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी में लगे हुए लोगों को भी यहाँ पे फायर आर्म मिल जाते हैं। तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर वो फार्मर्स जो कि ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पर वर्माइन पेस्ट्स या फिर पेट्स जो हैं वो काफी ज्यादा हैं, नॉन स्केड्यूल्ड वर्माइन पेट्स काफी ज्यादा हैं या नॉन स्केड्यूल्ड वर्माइन एनिमल्स काफी ज्यादा हैं, उनसे सुरक्षा के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए उन्हें ये ग्राउंड के बेसिस पे भी क्या मिल जाता है, फायर आर्म मिल जाता है। एंड आखिरी है स्पोर्ट शूटिंग के लिए। वो हमने देखा कि 16 वर्ष की आयु से ही फायर आर्म्स देना शुरू कर देते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स को। अब बात करते हैं कि फायर आर्म को यानी कि गन को हासिल कैसे करें। देखिए इसका प्रॉपर प्रोसीजर हमें देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत होती है एक एप्लीकेशन के साथ। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस से एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आ सकते हैं। उसे फिल करके आपको डीसीपी लाइसेंसिंग को सबमिट करना होगा अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, और अगर आप एक नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो उस फॉर्म को आपको अपने एरिया के एसडीएम को सबमिट कराना होगा। इवन इफ यू फाइंड द फॉर्म ऑनलाइन, यहां से प्रिंट निकाल के उसे फिल करके आपको जो है यहाँ पे ही सबमिट कराना होता है। आपकी जब एप्लीकेशन ले ली जाती है उसके बाद अथॉरिटी की तरफ से अपनी कार्रवाई शुरू की जाती है, जहां पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिठाई जाती है,
जहां पे ये चेक किया जाता है कि आपका कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं। अगर कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है जहां पे आप एक्विट नहीं हुए हैं या आपको सजा मिल चुकी है या फिर आपके ऊपर ट्रायल भी चल रहा है, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे आपको फायर आर्म जनरली नहीं दिया जाता है। बट यस, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग थ्रेट परसेप्शन, तो आपको यहाँ पर आप पुलिस के पास दूसरे ऑप्शंस के तहत जा सकते हैं, सिक्योरिटी की डिमांड कर सकते हैं, बट यू विल नॉट बी गिवन फायर आर्म्स। कहते हैं जी इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो आपकी एड्रेस वगैरह की ऑथेंटिफिकेशन, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है उसकी ऑथेंटिफिकेशन को भी चेक करते हैं। एंड उसके बाद जब ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है तो आपका इन पर्सन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, जस्ट टू चेक द साउंडनेस ऑफ द माइंड। आपका माइंड साउंड है कि नहीं, आपका टेम्परामेंट कैसा है, उन सब चीजों को चेक करने के लिए इन पर्सन इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद होता क्या है, ये जितनी भी रिपोर्ट्स यहाँ पे ये अथॉरिटी तैयार करती है, ये अपनी सभी रिपोर्ट्स को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को एंड जो क्राइम ब्रांच है स्टेट की उसको भेज देते हैं, वो फर्दर अपनी कार्रवाई करते हैं। इसके साथ साथ एक और फॉर्मेलिटी हमें देखने को मिलती है जो कि जिसका जिक्र रूल्स में नहीं किया गया है, बट यस इट इज द काइंड ऑफ मैंडेटरी आज की डेट में हो चुका है, वो है ट्रेनिंग पार्ट। अब जनरली ये होता है कि जो होम गार्ड्स को ट्रेनिंग दी जाती है वही ट्रेनिंग आपके लिए भी लाजमी की गई है कि आप वो ट्रेनिंग करके आए, सो दैट ये इंश्योर किया जा सके कि आप जब गन लेकर आ जाएंगे तो आपके पास बेसिक स्किल्स होनी चाहिए गन को हैंडल करने की, चलाने की। तो उसके लिए ट्रेनिंग भी यहां पर कई स्टेट्स में लाजमी हो चुकी है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ट्रेनिंग कही जाती है। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, आपके रिकॉर्ड्स फाइंड होते हैं, जेन्युइन है, करेक्ट है, आपकी जो रिकॉर्ड है वो सारी चीजें सेट है, उसके बाद आपको गन लाइसेंस दिया जाता है। गन लाइसेंस मिलने के बाद आपको प्री ऑर्डर करनी होती है गन अपने डीलर से, एंड उसके बाद आप उस गन को केवल उसी स्टेट में कैरी कर सकते हैं जिस स्टेट का आपको लाइसेंस मिला हुआ है। उस स्टेट से बाहर आप अपनी गन को लेकर नहीं जा सकते। हाँ, अगर आपको दूसरी स्टेट में भी अपनी गन को कैरी करना है तो उसके लिए आपको नेशनल लेवल का लाइसेंस लेना पड़ता है। अब बात करते हैं कि किन ग्राउंड्स पे आपकी गन का लाइसेंस रिफ्यूज हो सकता है। देखिए रीजन फॉर रिफ्यूजल क्या है। सबसे पहला तो ये है कि देखिए सेक्शन 14 जो है उसमें रिफ्यूजल की बात की गई है, और इसमें ये कहा गया है कि भाई देखिए अगर आप एक ऐसी कैटेगरी में आते हैं जो कि इस एक्ट के तहत ही रिफ्यूज्ड पर्संस की कैटेगरी है, तो आप उस कैटेगरी के आने की वजह से आपको ये लाइसेंस नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि अगर अथॉरिटीज को ऐसा मिलता है कि आप अनसाउंड माइंड के हैं तो आपको ये लाइसेंस नहीं मिलेगा। एंड तीसरा क्या है, कहते हैं जी अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को ये लाजमी लगता है कि आपको अगर गन दे दी जाती है तो उससे पब्लिक सेफ्टी को खतरा होगा, तो उसके बेसिस पे भी आपको गन लाइसेंस देने से मना किया जा सकता है। तो ये थे कुछ प्रोविजंस गन लाइसेंस से जुड़े हुए। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपकी सपोर्ट से ये चैनल ग्रो होगा एंड डेली बेसिस पे आपके साथ यूं ही मिलते रहेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।